तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया। 53,50,000 करोड़ का बजट। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू हो चुका है, लागू हो जाएगा इस साल। पेश किया बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, जो इस टैरिफ के दौर में, वैश्विक जो स्थिति है उस दौर में भारत की तैयारियों को दिखाता हुआ, भारत की तैयारियों पर बात करता हुआ। यहां पर न्यूज 18 इंडिया पर मेरे साथ अमीश भी जुड़ रहे हैं। अमीश, 9वां स्टेट बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का। जी, निश्चित तौर पर 9वां बजट और कांजीवरम की साड़ी में प्रेजेंट किया बजट और 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू करी गई है। ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस वैश्विक काल में जहां पर हम देख रहे हैं विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक अथक प्रयास हुआ है। एक बड़ा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कस्टम्स और एक्साइज में कई क्षेत्रों पे खास जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को कोशिश, जो आम आदमी के लिए गंभीर बीमारियों की जो दवाएं हैं जी, कैंसर की, वो सस्ती करी गई है। वो बड़ी जैसे कहते हैं बात पूरा देखिए, इस बजट में खास जोर जो देना था और जो दिख रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का। मैन्युफैक्चरिंग और डॉलर बाहर से किस तरह से आए, तो मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म को लेकर बुद्धिस्ट सर्किट की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाने की बात है। टूरिज्म किस तरीके से बढ़े वो कोशिश की गई है। और दूसरा, उद्योग जो है वो किस तरह से निवेश करे। या हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट हों या उद्योग को जितनी प्रोत्साहन की बातें हों, वो सारी इसलिए ताकि उद्योग की तरफ से निवेश हो। उद्योग की तरफ से निवेश होगा तो भारत में जो जीडीपी है उसका वो जीडीपी बहुत और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। सेमीकंडक्टर की तरफ किशोर बड़ा फोकस है। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात है वहां पर। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के साथ साथ इस बारी हमने ये देखा है कि सेमीकंडक्टर को लेकर एक बड़ी पुश डालने की कोशिश हुई है। 5 क्षेत्रीय मोबाइल हब बनाए जाएंगे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई, इस पर बड़ा फोकस। और मैन्युफैक्चरिंग में भी, जैसा अमीश ने बताया कि सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रायोरिटी सेक्टर्स देखे जा रहे हैं कि भारत की मजबूती किस में हो सकती है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स तो हो रहे हैं, ईयू के साथ हुआ, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन भारत की अपनी मजबूती उसमें क्या है वो बढ़ाने की कोशिश है, ताकि जब ट्रेड खुले, ट्रेड के ये बैरियर्स कम हो, तो भारत के पास कुछ ऐसा हो देने के लिए जो दुनिया यहां से लेना चाहे और भारत के पास उसका कंपेटिटिव एडवांटेज हो। वो बनाने के लिए भारत के उद्योग को मजबूत करना होगा। तो भारत के उद्योग को मजबूत करने की कोशिश इस बजट में, अगर हम आसान भाषा में समझे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फोकस दिखाने की कोशिश है कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर रहा है, लेकिन अपने आप को मजबूत कर रहा है कि दुनिया यहां पर आकर निवेश करे। क्योंकि एक तरह से इस समय जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके अंदर हम वर्ल्ड अराउंड कई तरीके की लड़ाइयां देख रहे हैं। और इसीलिए आर्थिक तौर पर लड़ाई है। इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स में पिछले साल काफी बदलाव किए गए थे। तो इनकम टैक्स के रेट्स में कोई बदलाव नहीं है, उनके स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है। अनुमान 34 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, वो एक बड़ी बात। जी हाँ, तो ये 53 लाख करोड़, 53.5 लाख करोड़ का बजट जो है उसमें से टैक्स 34 लाख करोड़ आएगा। उसके अलावा डिविडेंड से इनकम आएगी। अगर आप इस गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम जो है उसमें 5% की जगह 2% का टैक्स लगेगा। नहीं, टैक्स तो उतना ही लगेगा। वो टीसीएस जो कट जाता था 5%, वो 2% कटेगा। ये एजुकेशन पे भी है और ओवरसीज टूर पे भी है। लेकिन बड़ी कोशिश ये है कि डॉलर बाहर से आए कैसे डॉलर, उसमें टूरिज्म को लेकर जो बढ़ावा है वो एक पुश दिख रहा है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से भारत में जो मैन्युफैक्चर होगा वो बाहर एक्सपोर्ट कैसे हो सके उसकी कोशिश है, क्योंकि एक्सपोर्ट से डॉलर आएंगे। देखिए, डॉलर आना इस वक्त देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉलर की कीमत जिस तरीके से बढ़ती जा रही है वो बाकी सारी जो हमारी प्रगति हो रही है उसमें एक रोड़ा लगा रही है। स्टॉक मार्केट्स में एक डाउन साइज है, एक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। अभी इनिशियल रिएक्शन, जी, क्योंकि वो इनिशियल फैक्टर इन कर लेता है स्टॉक मार्केट।
और जिसे कहते हैं ट्रेडर भी बजट के दिन थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करता है। इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में हम डाउन साइज देख रहे हैं और वो उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। प्रीशियस मेटल हो ही इतने ऊपर गए थे, सोने और चांदी के भाव बढ़ी इतने गए थे कि वहां प्रॉफिट पर उद्योग पर मार्केट शायद निवेश के कुछ रूल्स में या निवेश के कुछ टैक्सेस में कुछ ऐसी उम्मीद कर रहा था जो नहीं हुआ। जब आएगा किशोर तो काफी डिटेल सामने आएगी। हाँ, पर इनिशियल रिएक्शन तो ये लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट जो सेंसेक्स में दिख रही है या 700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में दिख रही है, इसका मतलब है कि बाजार कुछ और फैक्टर इन कर रहा था। बाजार शायद चाह रहा था कि बहुत बड़ी कोई हेडलाइन मेकिंग घोषणाएं ऐसी होंगी जो उद्योग को सीधा फायदा पहुंचाएंगी। सेंसेक्स देखिए 80,700 के लेवल पे आ चुका है, 80,722 पे। शेयर बाजार में इस समय भारी गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं 2000 पॉइंट इस समय सेंसेक्स नीचे है, एनएसई निफ्टी 700 पॉइंट नीचे है। ये इस समय की बड़ी अपडेट है। स्टॉक मार्केट्स में डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत इनिशियल है ये डाउन साइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट्स नॉर्मली जिस दिन बजट डे होता है, किशोर कौन सा बजट है जो आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी अनुभव लंबा है बजट को कवर। जी हाँ, नहीं कई बजट, वित्त मंत्री का तो 9वां बजट है, आपका कौन सा बजट है? हो गए मतलब कितने 20 साल हो गए? 20 साल 20 से ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए 20 साल। मतलब 24 साल तो मुझे हो गए, मुझे लगता है आपको ज्यादा हो गए। हाँ, 25-26 साल हो गए बजट करते हुए। लेकिन ये देखिए जितने भी बजट है उसमें शेयर बाजार का रिएक्शन जो होता है वो जो शेयर बाजार ने पहले फैक्टर इन किया होता है उसके रिएक्शन में होता है। तो यानी शेयर बाजार जो उम्मीद कर रहा था वो कुछ बड़ी हेडलाइन मेकिंग घोषणाओं की उम्मीद कर रहा था उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए या शेयर बाजार के टैक्सेस के लिए, वो वैसी कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं। जो एक इंटरेस्टिंग है, रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है वो केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में है। देखिए केरल तमिलनाडु में चुनाव है, ओडिशा में तो कोई चुनाव नहीं है। वहां पर है, वहां पर क्योंकि वहां पर स्पेस है, इस वजह से नहीं। क्योंकि रेयर अर्थ, देखिए रेयर अर्थ की कॉरिडोर तो वही बनाया जा सकता है ना जहाँ रेयर अर्थ मिल सके, बिल्कुल तो वो उसको चुनावों से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ जरूर इत्तेफाकन वहाँ चुनाव है। ओडिशा में जैसा आपने सही कहा चुनाव नहीं है, लेकिन ओडिशा में भी रेयर अर्थ मिलने की संभावनाएं बताई जा रही है, काफी संभावनाएं बताई जा रही है। और रेयर अर्थ भी एक स्ट्रेटेजिक एक एसेट हो चुका है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है। अब स्ट्रेटेजिक मिनरल मतलब जैसे चीन अब अपने ट्रेड और अपनी चीजों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत को भी और बाकी देशों को भी, दुनिया भर के देश उसी नजर से देख रहे हैं कि उनके पास क्या क्या रणनीतिक हथियार हो सकते हैं। देखिए भारत के पास एक फार्मा इंडस्ट्री ऐसी है जो विश्व स्तर की है। वो फार्मा इंडस्ट्री जो है वो भारत का एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री बन चुकी है। इसी तरीके से रेयर अर्थ को जैसे चीन जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इतने साल तक उसमें इन्वेस्ट करके, तो भारत की भी कोशिश है कि वो उस तरह की जो डिपेंडेंस है उस पर कम हो। और सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, वो भी बनाने में भारत अगर आगे बढ़े। सहयोगी तो प्रियंका कांडपाल इस समय हमारे साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन करिए। प्रियंका, क्या अपडेट है आपके पास? कैसा देख रहे हैं देश के सामान्य लोग, कॉमन लोग बजट को? आम जनता क्या कह रही है, आम आदमी क्या कह रहा है? आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी। शकरपुर मार्केट में मेरी मौजूदगी इस वक्त है। मैं जरा आपको सीधा रिएक्शंस, ये वो मार्केट है जहां पर खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी आई थी, इस वजह से भी ये मार्केट इंपॉर्टेंट है। सर बजट थोड़ा बहुत सुन पाए, देख पाए, कैसा लग रहा है बजट? पब्लिक को मद्देनजर रख के देखा जाए तो इनके लिए कैंसर की दवाइयाँ कुछ सस्ती हुई हैं। अगर मेडिकल की नज़र से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कुछ सस्ते करे इन्होंने, जितना मैं देख पाया हूँ। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ पार्क बनाने के लिए कुछ वो इंडस्ट्रियल एरिया के मैटर है, उसके अंदर आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। तो आम पब्लिक के लिए मैं अभी दो ही चीज़ें सुन पाया था, ये इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक और ये दवाइयाँ तो कैंसर के लिए। ठीक है, तो सामान लेने के लिए यहाँ पर आए, कुछ बजट सुन पाए, क्या महंगा हुआ है, क्या बजट में? जैसे सर जी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता हो गया है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई है, उनको मैंने सुना। मैंने अभी बजट देखा नहीं ज़्यादा, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में। गोल्ड ज्वेलरी महंगी हो सकती है, ईवी सस्ता हो सकता है। चलिए प्रियंका जयपुर, हाँ ज्वेलरी के बारे में सस्ता हो सकता है, बहुत प्रमोट करा जा रहा है। उस चीज में इलेक्ट्रिक भी सस्ती हो सकती है। अभी देख हमने 2 दिन प्रियंका जयपुर चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी जयपुर में ज्वेलरी इंडस्ट्री और ये जो सोने को लेकर जो इतना सब कुछ चल रहा है, उसके बाद क्या रिएक्शन है बजट को देख के? देखिए इस वक्त मैं जौहरी बाजार में हूँ और यहाँ पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग हैं हमारे पास में। कैलाश मित्तल अध्यक्ष हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप बताएं कैलाश जी, कैसे देखते हैं बजट और आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए बजट वैसे अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार ने जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में कोई भी राहत नहीं दी है।
हमें उम्मीद थी कि ड्यूटी घटाएंगे या जीएसटी कम करेंगे 2%, लेकिन सरकार ने वो उम्मीद नहीं करी। तो हमने सरकार से डिमांड करी थी हमें 2% कस्टम ड्यूटी कर दी जाए और जीएसटी 1% कर दी जाए, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। हमें उम्मीद थी सरकार 2% ड्यूटी कम कर देगी और जीएसटी भी 1% कर देगी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं किया है। उम्मीद के लिए हम बजट में इसमें निराशा मानते हैं हमारे। जीएसटी का तो खैर और काउंसिल ने बताएं, देखना है, क्योंकि लेकिन अभी कस्टम्स ड्यूटी की उम्मीद जो जेम्स और बताएं क्योंकि अभी जिस तरीके जी यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। विवेक सिंह जी हमारे साथ हैं, रजत सेठी हमारे साथ हैं, शिखा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, अश्विनी जी हमारे साथ बने हुए टैक्स एक्सपर्ट। जी विवेक जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि आम लोगों को तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो भी नहीं हुई है लग रहा है ऐसा, और शेयर बाजार बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन है। देखिए, ये इस सरकार का तीसरा बजट है और पिछले एक साल में जो इनकम टैक्स और जीएसटी की छूट दे गई, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं थी। जी जी, और मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा बैलेंसिंग एक्ट है। आपका ये सबसे, आपको अगर हेडलाइन बनानी हो उस बजट की तो क्या बनाएंगे? मैं तो बोलूंगा कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का बजट है, क्योंकि आप देखिए वित्त मंत्री ने जो बातें कही उसमें जो यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स की बात है, नई एनआईडी क्रिएट करने की बात है, एम्स के लाइंस पे एक आयुर्वेद पे इंस्टीट्यूट क्रिएट करने की नेशनल बात है, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात है, रांची में एक नए निमहंस क्रिएट करने की बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। हाँ, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म रिलीफ किसी भी तरह का नहीं मिला है इस बजट में। रजत जी, कि ये मैन्युफैक्चरिंग पे बात हो रही थी कि मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना है, इसमें आपको दिखता है उतना जोर? कई जगहों पे तो किया है, जैसे शिप बिल्डिंग को लेकर, जी, टेक्सटाइल्स को लेकर जिसको सबसे ज्यादा मार पड़ी थी टैरिफ्स की के लिए, उसके लिए 5 प्रॉन्ग स्कीम्स निकाली है। बट कुल मिला के मेरा हेडलाइन रहेगा इंक्रीमेंटल बजट है, जो जहां तक जो रफ्तार गाड़ी पकड़ी थी उसमें 2 कदम और आगे बढ़ने की दिशा है। तो इंक्रीमेंटली से कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मोमेंटम जो अभी तक स्टैब्लिश किया है 8% की ग्रोथ का, वो मोमेंटम जरूर कैरी ऑन होगा, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। आपको लग रहा है मोमेंटम जो अगर हम सीधे तौर पे पूछे तो 2014 से जो मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई, क्या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है? क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम बजट आया, जो मोदी 3.0 का फर्स्ट बजट था, उसमें हमने देखा एक नेक्स्ट लेवल बजट लाने की कोशिश हुई। क्या आपको लगता है उस नेक्स्ट लेवल को और आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है? देखिए आमिर जी, मोदी जी का एक स्टाइल है, हब बनाने की कोशिश है, भारत को एआई में कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव बनाने की कोशिश है। कई सारे सनराइज सेक्टर्स के ऊपर में विशेष ध्यान दिया गया है। आप स्पेस सेक्टर, एस्ट्रोनॉमी सेक्टर, आप एआई का सेक्टर है, डेटा सेंटर्स है, बिल्कुल। और ये देखिए डायरेक्शनली एक ही तरफ है, और मोदी जी का एक स्टाइल है, बजट पे ही सारी अनाउंसमेंट्स होना जरूरी नहीं, वो साल भर अनाउंसमेंट्स रहती है ओवरऑल। जी